Hello everyone, welcome back to Psychology lecture series. 14th chapter is Social Psychology, Social Influence and Group Dynamics. ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, देन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आ जाता है। इसमें प्राइमरी ग्रुप वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सोशल साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी करके भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। लास्ट लेक्चर है आज सोशल साइकोलॉजी का, जिसमें हम ग्रुप नॉर्म्स एंड ग्रुप सॉलिडरिटी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे ग्रुप नॉर्म्स पे बात करते हैं। ग्रुप नॉर्म्स वो इनफॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस होते हैं जो कि ग्रुप मेंबर्स के इंटरेक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। ठीक है, जब ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो डिफरेंट किस्म के बिहेवियर और परफॉर्मेंस सामने आती हैं जो कि इनफॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं। इनको ग्रुप नॉर्म्स कहा जाता है। अब ग्रुप नॉर्म्स जो हैं एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर एंड बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से डेवलप होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं। अब ग्रुप नॉर्म्स में क्या होता है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो स्पेसिफिक बिहेवियर और बिलीव्स शो करेंगे। चेंज इन ग्रुप नॉर्म्स, अब कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ग्रुप नॉर्म्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, जो कि प्रिस्क्राइब करती हैं एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप लॉयल्टी की बात की जाए या नॉर्म्स रिलेटेड टू ग्रुप लॉयल्टी की बात की जाए तो वहाँ पे मोर रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा, कि वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करें, ग्रुप के साथ लॉयल रहें। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक वो होते हैं जो हायर स्टेटस ग्रुप मेंबर्स होते हैं और सेकंड पे लोअर स्टेटस मेंबर्स होते हैं। अब हायर स्टेटस ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं ना, वो ग्रुप नॉर्म्स को ज़्यादा चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हायर पोजीशन पे होते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होती है चेंज की भी, इन्फ्लुएंस की भी, ठीक है। जबकि लोअर स्टेटस मेंबर्स जो हैं ना, वो रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई स्टेटस ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। क्योंकि लोअर स्टेटस वाले मेंबर्स जो है ना, उनके पास ज़्यादा हाई अथॉरिटी नहीं होती, ज़्यादा हाई पावर नहीं होती, और वो जो है हायर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। इस वजह से हायर लेवल पे पहुंचने के लिए वो ग्रुप के हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ताकि उनको वो हायर पोजीशन मिल जाए। जबकि हायर स्टेटस ग्रुप मेंबर्स जो हैं, उनके पास पहले से ही हायर जो है वो पोजीशन होती है, इस वजह से वो उनका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं और नॉर्म्स को ज़्यादा वायलेट भी कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ ग्रुप सॉलिडैरिटी। ग्रुप सॉलिडैरिटी का मतलब है ग्रुप मेंबर्स के दरमियान जो कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, यूनिटी, म्यूचुअल सपोर्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोऑपरेशन वगैरह, ठीक है, इसको हम ग्रुप सॉलिडैरिटी कहते हैं। अब सॉलिडैरिटी में सोशल रिलेशंस होते हैं जो कि एक लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। दुर्किम ने जो थ्योरी ऑफ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी में बात करते हुए कहता है कि पास्ट में लोग जो है ना, उनकी सॉलिडैरिटी या यूनिटी जो है वो मैकेनिकल थी। मैकेनिकल मींस कि वो सिमिलैरिटी पे बेस्ड करती थी, कि जिन लोगों के व्यूज़ एक जैसे होते थे वर्ल्ड को लेकर, इकोपेशंस को लेकर, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते थे और मिलकर काम करते थे। लेकिन अब वो कहता है कि अब जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ना डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एक्सपेंड हो गई है। अब लोगों के पास डिफरेंट रोल, स्किल्स और एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है? और सिमिलैरिटी पे अब इतना फ़ोकस नहीं किया जाता। इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है वो न्यू फॉर्म ऑफ सॉलिडैरिटी लाई है, जिसको ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी कहते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी क्या है कि अब लोग जो हैं ना इंटरडिपेंडेंट है, एक-दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो है ना वो ये काम नहीं परफ़ॉर्म कर सकता, उसको किसी न किसी दूसरे इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट के एक दूसरे पे सारे इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी अलग से या आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के पास डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं जो कि किसी दूसरे के काम आती हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी क्या कि इंडिविजुअल जो हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिफरेंट हेटेरोजेनियस सोसाइटीज़ तो बनी हैं, लेकिन इनकी वजह से ना इंटरडिपेंडेंस आ गई है, लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे हमने पहले भी बात की कि हर ग्रुप पे जो है ना वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और इस तरह से एक दूसरे से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब दुर्किन ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थ्योरी दी है, जिसमें उसके अकॉर्डिंग के इंडिविजुअल्स के दरमियान में कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस होनी चाहिए, यानी यूनिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग होनी चाहिए। जब यूनिटी और सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग होगी तो उनको एक आइडेंटिटी मिलेगी, और इस वजह से वो एक कॉमन पर्पस पे काम कर सकते हैं।
हैं। अगर यूनिटी नहीं होगी, कॉमन पर्पस पे काम नहीं करेंगे तो कभी भी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। इंटर ग्रुप टेंशन, अब जहाँ लोग एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं, मिलकर काम करते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज़ होता है जब लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, फिर एग्रेशन होता है। इस सब की वजह से जो इनोसेंट पीपल होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जो जो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते, उनका भी नुकसान होता है, वो भी मारे जाते हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है ड्यूरिंग फाइट। प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो भी सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इस सब की वजह से ग्रुप का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ग्रुप के अलावा भी इर्द-गिर्द के जितने लोग जो हैं वो भी उससे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है? और इनके इन कंट्रास्ट अगर ग्रुप में हार्मनी होगी, लोग मिलकर काम करेंगे, प्यार-मोहब्बत से रहेंगे, सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस होगी, तो उसकी वजह से एक पॉज़िटिव परसेप्शन होगी, ग्रुप मेंबर्स के दरमियान में भी और ग्रुप मेंबर्स से आउट भी या आउट ऑफ द ग्रुप भी लोग जो है आपके ग्रुप को आइडियल मानेंगे कि ये ग्रुप जो है बहुत इत्तेफ़ाक से रहता है, इनमें यूनिटी है, एक आइडेंटिटी है, कॉमन पर्पस की तरफ काम करते हैं और लड़ाई-झगड़ा भी नहीं करते। नेक्स्ट इज़ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या कहती है कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो हैं कब स्टार्ट होते हैं, जब लोगों के दरमियान में कंपैरिज़न आ जाता है, इन ग्रुप में भी और आउट ग्रुप में भी। यानी एक ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है और ग्रुप ए, ग्रुप बी, इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो सकता है। अब जो कंपैरिज़न होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है ना ग्रुप्स के दरमियान में, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी के दरमियान में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं। मीन्स जिस ग्रुप का लोग पार्ट होते हैं ना, उस ग्रुप को फ़ेवर करते हैं और दूसरे ग्रुप के लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सच कंपैरिजन्स, एन इंडिविजुअल टेंड्स टू फ़ेवर इन ग्रुप over the out-group, exaggerate and overgeneralize the differences between the in-group and out-group, minimize the perception of differences between in-group members, evaluate the in-group more favorably, remember more detailed and positive information about the in-group and more negative information about the out-group. इन शॉर्ट क्या है कि ग्रुप मेंबर्स जिस ग्रुप का पार्ट होते हैं ना उसको पॉजिटिव लेते हैं, जबकि दूसरा ग्रुप जो होता है जिसको आउट ग्रुप कहते हैं उसके लिए वो नेगेटिव हो जाते हैं। इन ग्रुप में वो लोगों को सपोर्ट करते हैं और आउट ग्रुप के लोगों के वो अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रूव करना होता है कि उनका ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से बेहतर है। तो इस वजह से हार्मनी को जो है वो गुड लिया जाता है और टेंशन को बैड लिया जाता है, और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ भी हुई हैं कि हमें हार्मनी पे फ़ोकस करना चाहिए, हमें गुड रिलेशंस बनाने चाहिए। जब हमारे गुड रिलेशंस होंगे, हम अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो एज़ अ रिज़ल्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होगा, प्रेजुडिस कम होगा, स्टीरियोटाइप नहीं होगा और ग्रुप मेंबर जो है एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करेंगे। तो इन सारी रिसर्चेज़ का प्राइमरी गोल यही है कि टेंशन्स को एलिमिनेट किया जाए, ख़त्म किया जाए और ग्रुप मेंबर्स के दरमियान में हार्मनी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जितनी हार्मनी होगी उतने ही अच्छे तरीके से ग्रुप जो है वो प्रोग्रेस करेगा। ये था ग्रुप नॉर्म्स एंड ग्रुप सॉलिडेरिटी के बारे में। यहाँ पे आज हमारा सोशल साइकोलॉजी रिलेटेड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और नोट्स भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएँगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।